नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट पर स्पेशल एपिसोड आज हल्ला बोल का, और ये समझने की जरूरत कि एक तरफ सरकार ये दम भर रही है कि हम 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना के साथ समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है, तो जय नायडू जय नीतीश वाले नारे के साथ क्या सरकार चल रही है। देखिए, पक्ष दोनों तरफ से है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी परिकल्पना इस बजट में दिखाई देती है। निर्मला सीतारमण ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार लगातार 7 बजट पेश करने वाली वो महिला वित्त मंत्री है, जो कि एक गौरवपूर्ण पल है पूरे देश के लिए। तो दूसरी तरफ जो बड़े बड़े स्कीम्स है जिसका आज ऐलान किया गया है, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, हम आपको बताएंगे। इसी के साथ कैसे, मतलब अगर 500 कंपनियों में जो टॉप कंपनियां हैं वहां पर इंटर्नशिप का मौका किसी को मिलेगा तो उसके लिए क्या क्या मापदंड तय किए गए हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। इसी के साथ किसानों के लिए क्या है ज्ञान, यानी गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो, उनके लिए क्या है। और थीम ही सरकार ने अपनी तरफ से इस पूरे बजट का कर दिया है एम्प्लॉयमेंट। तो हम आपको बताते हैं कि रोजगार पर इतना जोर इस बजट में आखिर क्यों है, क्योंकि चुनावों में अगर आप देखें तो युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। आज इन सब पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप भी समझ पाएंगे कि एक तरफ सरकार का विजन आने वाले वर्षों के लिए, आने वाले इस 5 साल के लिए, क्योंकि अगर आप पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम ही देखिए उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वो 1 साल के लिए नहीं है, वो आने वाले 5 वर्षों में होगा। उसमें 1 करोड़ छात्रों को 6,000 का मिलने का जो पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे हम आपको। लेकिन ये जो है खाका आज के बजट में, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आने वाले 5 सालों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ सरकार इस बात पर भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि वाकई जो 5.1 वित्तीय घाटा होना था फिस्कल डेफिसिट, उसको उन्होंने 4.9 के आसपास बताया है। ऐसे में इन सब पर चर्चा हम करेंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 12 महीने इंटर्नशिप, 5,000 का जो भत्ता मिलने वाला है, 500 कंपनियों में ऐसे इंटर्नशिप। अच्छा, 21 से 24 उम्र होनी चाहिए, 60,000 सरकार देगी, 6,000 कंपनियों को सिर्फ देना होगा। और उसमें भी जो उनका सोशल कॉजेस को कंट्रीब्यूशन रहता है, सीएससी, उसमें वो चला जाएगा, तो उनको फायदा ही फायदा है। कंपनीज को बहुत बोझ नहीं है। पहला चरण जो है वो 2 सालों में होगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगी। जो रेगुलर छात्र है वो हम आपको बता दें कि अगर आप आईआईएम की कैंडिडेट्स जो आईआईटी में है, आईआईएम में है, आईआईएसईआर में है, सीए, सीएमए एटसेट्रा में क्वालिफिकेशन है, वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है। ये अयोग्य वाले हम आपको बता रहे हैं। या फिर परिवार का कोई भी सदस्य अगर आयकर दाता है, अगर नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, दिलचस्प है, और आपको बजट के बारे में हर जानकारी मिलनी भी चाहिए। सबकी नजर आज इसी बात पर है। टैक्स स्लैब में जो छूट की गई है, अब उस पर आ जाइए। इससे पहले 0 to 3 0% टैक्स, इतना ही था पिछली बार भी। ये न्यू टैक्स रेजिम में इस बार 3 से 6 लाख की जगह 7 लाख तक कर दिया गया है, 5%। ये कंपैरिजन देख लीजिए, मतलब जो 6 से 7 लाख कमाते हैं वो 1 लाख का जो मार्जिन है, 6 to 7 लाख अर्निंग वाले, उनके लिए थोड़ा फायदे की बात है। वैसे ही यहाँ पर 9 से 10 लाख जो कमा रहे हैं उनके लिए फायदे की बात है, क्योंकि पहले वो देते थे 15, अब इस बार वो देंगे 10। ऐसे ही 10 से 12 में भी आप देख रहे हैं। तो ये दोनों टैक्स स्लैब हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जो बीच के सेगमेंट्स है स्लैब से, उसमें बदलाव किया गया है। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि आपने इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पूरा जो बैलेंस है राज्यों का वो झुका दिया है, क्योंकि आपको अपनी सरकार चलानी है। तमाम विषयों पर चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सब कुछ किया गया। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। ये बहुत ही विकसित भारत का रोड मैप है। मोदी 3.0 के पहले बजट का पिटारा खुला तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकला। युवाओं को रोजगार दिलाने की कवायद नजर आई तो किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान हुआ। 1 घंटे 23 मिनट के वित्त मंत्री के भाषण में फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट में शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़, महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़, कृषि विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ दिए गए।
निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को भी छोटी राहत दी, टैक्स में छूट मिला। न्यू टैक्स रेजिम के तहत 3 लाख से 7 लाख की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स देना होगा। पहले 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स देना होता था। 9 से 12 लाख के 15% वाले स्लैब को 10 से 12 कर दिया गया। 12 से 15 के 20% वाले स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 15 लाख से ज्यादा की 30% टैक्स देना ही होगा। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बजट की आलोचना विपक्षी सियासत की रवायत रही है, लेकिन इस बार विपक्ष को आंध्र प्रदेश और बिहार की खास मदद पर टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे करना, मित्रों को खुश करना, एए को लाभ, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट कांग्रेस घोषणा पत्र और पिछले बजट। तो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो 1-2 लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए अलग अलग योजनाओं पर केंद्र सरकार की ओर से खास पैकेज का ऐलान किया गया है। शायद यही वजह है कि विपक्ष से सरकार बचाओ बजट बता रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? बिजली, किसानों को बिजली भी नहीं मिलता है, झुनझुना है, रेलवे के झुनझुना है। देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश है ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। किसानों की चिंता हुई है, सबसे बड़ी बात रोजगार की चिंता कितनी की गई? करोड़ रोजगार, 3 करोड़ गरीबों के आवास को एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत ही विकसित भारत का रोड मैप है। उधर ममता बनर्जी इस बात से दुखी है कि पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा
उसका पास पड़ा है 1,71,000 रुपीज, लेकिन इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया, उपरंतु बंगाल को वंचित किया है। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। हालांकि बजट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तारीफ विपक्ष ने भी की है, जैसे एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। काफी वक्त से स्टार्टअप्स इसकी मांग कर रहे थे। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय उनसे करा देते हैं। सांसद मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना यूबीटी की जुड़ गई हैं। केसी त्यागी नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव राय सांसद समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण भारती जो कि सांसद है एलजेपी रामविलास गुट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शांतनु सेन पूर्व सांसद टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप ही से है मनोज तिवारी जी, क्योंकि विपक्ष सबसे, हमने इसीलिए पूरे डिबेट का आज थीम ही यही रखा है कि समृद्धि वाला बजट वर्सेस कुर्सी बचाओ बजट। तो आप कहते हैं समृद्धि वाला है, विकसित भारत वाला है, और विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी बचाओ वाला है, क्योंकि आपने बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए अपनी सारी जो अपना खजाना है उसको खोल दिया है। मुझे बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी किसी वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। तो त्यागी जी आप ही के पास ये प्रश्न ये चलती है, उसके बाद विपक्ष के जो सांसद जुड़े उसके पास चलेंगे। बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है, कह रहे हैं लोग विपक्ष वाले। अंजना जी, मैं अब से 40 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट में आया था तो उस समय अटल जी, अडवाणी जी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, शरद यादव, रामविलास पासवान वगैरह वगैरह, ये सब लोग हुआ करते थे। बजट आता था, ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रहती थी। जो जो अच्छी चीजें थी उसकी हम तारीफ किया करते थे, जो जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ है उसके लिए सुझाव देते थे, और जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती थी उसकी आलोचना करते थे। अब तो नकारात्मकता क्या ये हल है, ये आलम है कि अगर बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ योजनाएं केंद्र सरकार ने लाई हैं, मदद की है, तो उसको भी हमारे टीएमसी के मित्र कह रहे हैं तो बिहारी बजट है। बंटवारे के बाद बिहार में पलायन, बेरोजगारी और गरीबी के अलावा कुछ नहीं बचा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ, रेवेन्यू के जितने भी सेंटर्स थे सब तेलंगाना के पास चले गए थे हैदराबाद की वजह से। बहुत दिनों के बाद हमारी तो राय थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, और मैं इसमें को मैं सेक्टेरियन नहीं होना चाहता। कांग्रेस पार्टी का राज रहा, लालू जी की मदद से सरकार चल रही थी, तब भी नहीं ज्यादा कुछ हो पाया। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा। मैं, शरद यादव जी, वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए, उन्होंने राम राजन कमेटी बना दी जिसने मना कर दिया कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं अपनी भी सरकार को कहना चाहता हूँ, लेकिन आज जब हमारी संपूर्ण मांग थी विशेष राज्य के दर्जे की, तो उसके ढर्रे पे चलने का अगर सरकार ने थोड़ा प्रयास किया है तो उसकी कम से कम सराहना होनी चाहिए। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट या राशि वहां के लिए अलॉट हुई है, तो इस पर कम से कम विरोध मत कीजिए। ये कहीं ये तो अच्छा हुआ है, और कुछ और होता तो और भी अच्छा होता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आज बहुत सारे मेहमान हैं और हमने कोशिश की है हर पार्टी का पक्ष सामने आए, इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि छोटे संक्षिप्त में एकदम आप अपने अपने बुलेट ट्रेन चलाएं। मनोज जी, हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि रेल मंत्रालय को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर एकदम ही कुछ नहीं था आज के बजट में। लेकिन आपसे शुरू करते हुए डिबेट है आज का, समृद्धि बढ़ाओ वर्सेस कुर्सी बचाओ। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ वाला ये है बजट, आप कह रहे हैं समृद्धि बढ़ाओ वाला है। आपके पास है 1.5 मिनट, जल्दी से जनता को सीधा कन्विंस कीजिए, कैसे ये समृद्धि वाला बजट है, कुर्सी बचाने वाला नहीं है। देखिए अंजना जी, एक बात स्पष्ट है, अगर विपक्ष को लगता है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है, तो इसका दूसरा अर्थ यही होता है कि ये अच्छा बजट है। अगर उनको लगता है ये सरकार बचाने वाला बजट है, तो फिर एक प्रकार से विपक्ष के लिए तो निराशा होगी, क्योंकि उनको जब दिख रहा है कि 4 करोड़ एम्प्लॉय
17,500 प्लस रुपए का लाभ आज के दिन पा रहे हैं, आज उनको मिला हुआ है इस बजट के प्रावधान में, तो निश्चित रूप से उनको खुशी होगी। अगर 1 करोड़ युवाओं को एक नया आसमान देने के लिए उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी टॉप 500 बड़ी कंपनियों में, उनको एक नया आसमान मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो खुशी होनी चाहिए विपक्ष को नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा काम किया है, विपक्ष निराश होंगे। अगर आज इस देश में बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया है, मैं बैठा था जब मैं सामने देख रहा था कि हमारे साथी लोग चिल्ला रहे थे ये बिहार का बजट है, जैसा अभी आदरणीय त्यागी जी ने कहा, क्या बिहार और बिहार के लोगों की खुशहाली में देश की खुशहाली नहीं है? और मैं समझता हूँ इसमें गरेड़ी पटरी के लोगों के लिए भी, जो कल तक 10,000 रुपया मिलता था 20,000 मिलेगा, वो देंगे तो 40,000 मिलेगा, फिर वो देंगे तो 1 लाख मिलेगा। तो रेडी पटरी से लेकर के युवाओं से लेकर के और बड़े बड़े राज्यों को पानी कैसे दिया जाए, इसकी व्यवस्था इसमें किया गया है। और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कैंसर की दवाई, एक लास्ट लाइन, कैंसर की दवाई से कस्टम हटा है। इस बजट को मैं बहुत सर्वोत्तम मानता हूँ। धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद एनडीए सरकार। ठीक है मनोज जी, बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया शिंदे जी, आपके पास आते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ, घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पेज नंबर 36 पॉइंट नंबर 10। सवाल यह है कि चूंकि मोदी सरकार कर रही है इसलिए आपत्तिजनक है आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देना, बिहार को विशेष सहायता देना, या फिर चूंकि वो सरकार बचा रहे हैं। अब आपको जनता को कन्विंस करना है इसकी समृद्धि के लिए नहीं, कुर्सी बचाने वाला बजट है। और इसका मेंशन जरूर कीजिएगा जो मैंने पॉइंट बताया है। जनता को हमें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, जनता तो देख रही है सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आप ही के पॉइंट से शुरुआत करती हूँ। आज भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग के साथ तो चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए थे, वही उनको पैसा पकड़ा दिया गया। ये 6 साल पहले भी किया जा सकता था। बिहार को लिख के कल बोला गया है सदन में, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये लिखकर बोला गया है। ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश है। जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं उनको खुश रखा जाएगा। चलिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आगे की बात करते हैं। आपने समृद्धि वर्सेस सियासत का बजट ये बोला, किसकी समृद्धि है? मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। 10 शब्द बोले वित्त मंत्री ने महंगाई पर, और 10 शब्दों के बाद बजाय राहत देने के, महंगाई से या कुछ मिडिल क्लास के लिए राहत लाने के, उन्होंने अगर आपका पुश्तैनी घर है उससे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। आपने 10 लाख का लिया था, 50 लाख का बेचेंगे, आप 40 लाख पर टैक्स पे करिएगा। आपके एलटीसीजी को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया गया। डिविडेंड पर अब आपके नया टैक्स लग गया। ये तो मिडिल क्लास के साथ धोखा हो गया। और अब बात कर लेते हैं भारत के किसान की, भारत के युवा की, भारत के स्वास्थ्य की। भारत के शिक्षा के बजट को घटाने का दुस्साहस लगातार ये सरकार कर रही है। हर बार बजट घटाया जा रहा है और बार बार जो बजट में आवंटित होता है उससे कम खर्चा किया जाता है। पिछले साल आवंटित था 1,16,000 कुछ करोड़, खर्च हुआ 1,08,000 करोड़। स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, मशीनों की कमी है, ओटी टेक्नीशियंस की कमी है। स्वास्थ्य पर आवंटित था 88,000, खर्चा हुआ 80,000 करोड़ से कम। कृषि की मैं अंत में बात जरूर करना चाहती हूं क्योंकि हम कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। खर्रे में जो लिखकर मिल जाता है उसको पढ़ देने से बजट थोड़ी अच्छा हो जाएगा। कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का बजट 5वीं बार लगातार घटाया गया टोटल बजट के अनुपात में। और यही नहीं, पिछले साल के आवंटित 1,44,000 करोड़ से कम खर्चा इस बार भी किया गया। मतलब आप कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में कर रहे हैं। कहां जाएगा ये देश? कभी किसी ने सोचा है? और एक अंतिम बात कर देती हूं, हम बहुत खुश हैं। हमारे घोषणा पत्र का तल्लीनता से अध्ययन किया है वित्त मंत्री ने, अच्छी बात है। कट कॉपी पेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और इसलिए मैं कहती हूं, हमारी पहली नौकरी पक्की थी। हमने कहा था हर डिग्री, हर डिप्लोमा धारक को 8500 रुपए प्रति महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। चलिए, ये 5,000 रुपए महीना देंगे। लेकिन ये इंटर्नशिप सिर्फ टॉप 500 कंपनियों में लगाएंगे। 1 करोड़ 1 करोड़ इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनियों, मतलब हो गया हर कंपनी में 4,000 इंटर्न।
आपके यहाँ भी इंटर्न आते हैं, 4000 इंटर्न आप लोग ले सकते हैं। जो टॉप 500 कंपनीज होती है वो ऑटोमेटेड होती है, एआई होता है, मशीन लर्निंग उसमें जबरदस्त होता है, 4000 इंटर्न लग सकते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट भी थोड़ी अकल लगा के किया गया होता है। तो मेरा अपना मानना है अब आपका भी टाइम खत्म होता है। मान्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव राय जी। जी, आपको भी बधाई। सांसद तो मनोज तिवारी जी भी बने ही हैं, बहुत बधाई उनको भी, लेकिन आप भी बनकर आए हैं और पहली बार उसके बाद हल्ला बोल में आ रहे हैं। अरुण भारती जी भी नए नवेले एकदम सांसद एलजेपीआर के आए हैं। आप दोनों के पास आऊंगी। हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे जरा चर्चा कर लेते हैं। हरदीप पुरी जी, आपकी नजर में, हम लोगों ने शो का पहले नाम रखा था कुछ मीठा हो जाए, फिर अब रोजी रोटी पर आ गया है पूरा मामला। सबसे बड़ा थीम, स्कीम और मिठास लोगों के जीवन में पैदा करने वाली कौन सी बात है आपके बजट में, आपकी सरकार के बजट में? मैडम, इसके लिए आपको थोड़ी सी, अंजना जी, थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मोदी जी के दायित्व संभालने के बाद 10 साल के बाद ये एक विकसित भारत की ओर ले जाने वाला फिस्कल कंसोलिडेशन बजट है। इसमें विश्व भर में जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिसके बारे निर्मला जी भी जिक्र कर रही थी, जो ग्लोबल टर्ब्यूलेंस है, उसके बीच में हमें भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान से 3रे स्थान में 2027 तक तो आईएमएफ कह ही रही है जाना है, उसके आगे भी ले जाना है। इसलिए इस बजट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। अभी मेरे को पता नहीं आपके शो में कौन मेहमान थी आपकी, वो बोल रही थी, मैं तो आपको थोड़े बेसिक आंकड़े बता दूं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000 करोड़ की प्रोविजनिंग है। विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। 4 करोड़ से अधिक 5 वर्ष में युवाओं को नौकरी दिलाने की बात है। 1 करोड़ को इंटर्नशिप और 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। ये कहना कि एक कंपनी में इतने 100 कैसे हो सकते हैं, उतने 1000 कैसे हो सकते हैं, ये आप अगर निंदा करना चाहें तो स्कीम की निंदा कीजिए ना। आप मोडालिटीज कैसे करेंगे वो तो हमारे पे छोड़िए और कंपनीज पे छोड़िए। आपको पता है कि बड़ी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। अगर मान लीजिए 1 करोड़ युवाओं को सालाना आप दे रहे हैं इंटर्नशिप, 500 कंपनियों में 5,000 एक कंपनी में कैसे होगा? 30,000 लोग काम कर रहे, किसी में 40,000 लोग काम कर रहे, तो आप ईएनपी में भी लगा सकते हैं, आप उनको ग्रीन एनर्जी में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लें। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज है उन पे आप डिस्क्रिप्शन छोड़िए। मेन चीज, और ऐसी कैसी कैसी बातें हो रही है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मैं तो जानता नहीं कौन ये आपके अतिथि थी जो ऐसी बात कर रहे थे, और मैं तो वैसे भी ट्रेन सिविल सर्वेंट हूं, मैं अपनी भाषा जो है बड़ी कंट्रोल तरीके से करता हूं। ये फील गुड बजट है। पहली बात चाहिए, बजट को समझने के लिए बजट को पढ़ना होगा। ये लोग वही हैं जिन्होंने पहले एक लाल पुस्तक को वेव किया और बाद में पता लगा उसमें सेलोफिन कवर लगे थे। अगर खोल के देख लेते तो प्रेफेस टू द 7th एडिशन, जो इस किताब मेरे को किसी मित्र ने दिखाई, उसमें इनकी निंदा थी, तो ये उसको वेव नहीं करते। अब उस पर चुप हो गया, बजट पे करें। आप जरूर बजट को पढ़िए, बजट को समझिए, और जहां पे क्रिटिसिज्म की जरूरत है आप करिए। हम विद ड्यू ह्यूमिलिटी हम उस क्रिटिसिज्म को लेके जो भी कर रहे हैं, पर जो अभी हुआ है इट्स अ फील गुड बजट। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और बाकी भी जो सेक्शंस है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। फिस्कल कंसोलिडेशन को, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बजट है। और ये कहां परिभाषा में लिखा है कि बिहार इज द ओनली स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। अगर पूर्वोदय की बात कर रहे हैं तो उसमें सिक्किम भी आता है, उड़ीसा भी आता है, हिमाचल भी आता है, बाकी स्टेट्स आती हैं। तो मुझे लगता है ये कोई क्विक ऑफ द शेल्फ, ऑफ द हिप फायरिंग हो रही है। कुर्सी बचाओ पर आपकी एक प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए विपक्ष का ये कहना है कि बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है। देखिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना पुरी साहब। मतलब ठीक है, आप अपनी सरकार की तरफ से बातें कर रहे हैं, आप कहेंगे, लेकिन हमने 282 सीट वाला भी आपका बजट देखा है, 303 वाला भी देखा है और 240 वाला भी देखा है, जिसमें पहले से चाहे टीडीपी हो, जिसमें चंद्रबाबू नायडू साहब को अपना अमरावती नए कैपिटल का पूरा बनाने का सपना पूरा करना है,
आपको उस सपने की भी जगह बनानी पड़ी अपने बजट में। एक तरफ आपको है, नीतीश कुमार का कईयों को जोश 42 सीट आने में लोकसभा में हो जाता है, उनको अगर उनके 3 चुनाव मिला लो 2014, 19 और 24 के, तब भी 200 का आंकड़ा नहीं पहुंचते हैं। तो बड़े जोश में आए हुए हैं, पर इसको आपने आगे ले जाना। आप देख तो रही है चुनाव के दौरान आप कैसी बातें कर रहे थे। उनको पूछे, हम सत्ता में आए एकदम हम एक कास्ट सेंसस करवा देंगे, हम करा देंगे कहां पे धन और संपत्ति है, और फटाफट खटाखट उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। इसमें इनको इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन एक वो सैम पिट्रोडा जी है जो कहते हैं भारतीय नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीनी है, कोई अफगानी है। तो ये क्या हो रहा है? आप समझिए बजट में क्या लिखा है और बजट को कहां ले जाना। बजट इज मेनली एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर ए ईयर। ये तो 5 महीने का बजट है, पहले इंटरिम बजट आया, उसको पूरा देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, अब प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से 7 करोड़ जाएगी। तो जब मैं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने एक एनालिसिस किया था 1000 आवास बनाने में कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितने लोगों को, स्किल्ड लेबर को नौकरी मिलती है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के दौरान एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब इसको हम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयमेंट जो होती है टेक्नोलॉजी के कारण जॉबलेस होती है। तो इस पूरे पिक्चर को इट्स अ फील गुड, वेरी गुड बजट। बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री जो जुड़े हुए थे सरकार की तरफ से, पूरे जोर शोर के साथ पक्ष रखते हुए हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि धन्यवाद आपका सुप्रिया जी, चूंकि उन्होंने आप पर सीधा कमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि 30 सेकंड में आपको टाइम देती हूं ताकि आप उसका रिस्पॉन्स दे सकें, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। नौकरियों पर भी उन्होंने कहा क्रियान्वयन कैसे होगा वो हम करेंगे, आप छोड़िए उसको। हरदीप पुरी जी जैसे लोगों की वजह से ही ये सरकार और बदनाम होती है। और आपको मैं बता देती हूं क्यों। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की किस मुंह से बात कर रहे थे, क्योंकि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की समझ ही नहीं है। 2024 वित्तीय वर्ष में आज का डेटा जो बजट में आया है, बजट एट अ ग्लांस, पता नहीं इन लोगों को पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है। 13,70,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था पिछले साल का, खर्चा हुआ है 12,71,000 करोड़। 1 लाख करोड़ लगभग कम कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे क्रियान्वयन की। अरे आपके इंफ्रा क्रियान्वयन का वो हाल है कि कल पुल आप उद्घाटन करते हैं, आज वो गिर जाता है। एयरपोर्ट ऐसे गिर रहा है जैसे दफ्ती के ताश के पत्ते गिर रहे हो। ये आपका एग्जीक्यूशन है। और यहां पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें, आप पर क्या छोड़ दिया जाए? आप पर तो छोड़ा गया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप 1 लाख करोड़ की कटौती करके बैठे हुए। आपने कृषि में कटौती की है, दर्ज करनी थी वो आपने कर ली। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एलजेपीआर से भी हमारे साथ है अरुण भारती जी, आपके पास आते हुए सबसे बड़ी बात आपकी नजर में क्या है? क्योंकि जो आलोचना विपक्ष की तरफ से हो रहा है वो भी आपने देख ही लिया है। आपकी नजर में कौन सी ऐसी बात है जिससे हम माने कि एकदम क्रांतिकारी रूप से विकसित भारत 2047 की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मिस्टर भारती, वो कह रहे हैं कुर्सी बचाओ में बिहार को ज्यादा दिया इस बार, विशेष राज्य का अभी भी नहीं दिया, ये वो पूछ रही हैं। अंजना जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि एक समावेशी बजट है जहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार है, जहाँ महिलाओं के लिए भी डेवलपमेंट के लिए भी बजट दिया गया है 3 लाख करोड़ का, जहाँ पे किसानों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। लेकिन एक बिहारी होने के नाते इतने दिनों बाद, मतलब इतने सारे बजट देखने के बाद, मुझे पहली बार लगा है कि हमारे बिहार के लिए ऐसा बजट आया है जहाँ पे हमारे यहाँ भी एक्सप्रेसवे होंगे, जहाँ हमारे यहाँ भी नए मेडिकल कॉलेजेस होंगे, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे यहाँ पावर प्लांट नए लगेंगे। और बिहार को इन सब चीज़ों को की बहुत ज़रूरत है ताकि बिहार भी देश की उन राज्यों की पंक्ति में खड़ा हो सके जहाँ पे आज बाकी के भी राज्य है। ऐसे में बिहार के ऊपर जो इस बार विशेष ध्यान दिया गया है, मैं तो ये कहूँगा आगे बढ़ करके कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उनका जो विजन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको भी धरातल पर उतारने का काम किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगले बार भी जो अगले 5 साल तक जो बजट आएगा, जब तक सरकार रहेगी, बिहार को ऐसे ही बिहार पे ध्यान दिया जाए ताकि बिहार भी अगले राज्यों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो सके। ऐसे बजट की हमें ज़रूरत है। और बिहार में जो भी अभी गरीबी है, जो पिछड़ापन है, ऐसे बजट आने से हमारा ये पिछड़ापन दूर होगा और हम भी आगे वाली राज्यों की श्रेणी में आकर के खड़े होंगे। चलिए ठीक है, प्रियंका जी को दिखाइए। प्रियंका जी,
आपकी नजर में सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है इस बजट में, और जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए रोजगार, नौकरियां एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार चुनावों में, आपको लगता है कि उसका साइड इफेक्ट है कि अब हम सीधा इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो एड्रेस कर रहे हैं ऐसे इश्यूज को, और ये 4 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 4 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का जो साधन बन रहा है, कमाई का साधन बन रहा है, वो स्वागत योग्य है? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो आया है, इतनी स्किल लेबर वर्कफोर्स पड़ी हुई है, जॉब ढूंढ रही है, 9.2% पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। वो जो स्किल लेबर फोर्स है उनका क्या करेंगे हम? उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या बात करेंगे? क्या एक आईआईटी इंजीनियर जो रोजगार ढूंढ रहा है या बिजनेस के माध्यम ढूंढ रहा है, क्या उसको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उसको काम आएगा? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार होंगे, 500 एंटरप्राइजेस होंगे, तो यानी एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को सालाना लेगी अगर उनको वो टारगेट मैच करना है। कॉर्पोरेट हाउस, क्या मैं आपको, चलिए मैं तो टॉप 500 कंपनीज में इंडिया टुडे और आज तक को ही मान लेती हूँ, क्या ये टॉप 500 कंपनीज में 20,000 इंटर्न्स के आप आज तक और इंडिया टुडे या जो आपका टीवी मीडिया ग्रुप है, क्या वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा? तो ये तो वही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इतने कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया, तो उनका पैकेज का डिमांड नहीं था, उनका स्पेशल स्टेटस का डिमांड था। और पैकेज में भी महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं आया, महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी है, महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश से क्यों खफा है? क्योंकि सब जानते हैं लोकसभा ने उनको क्या नतीजा दिया है, उत्तर प्रदेश भी उनकी सरकार है, उनको भी कुछ नहीं मिला। शर्मनाक है कि आप राज्यों में भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सरकार बचानी है। तो मैं इस बजट को, मैंने एक टाइटल दिया है, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, यही ये बजट का पूरा सार है। ठीक है मनोज जी, आपको अभी सबका जवाब देना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं राजीव राय जी से भी एक प्रश्न कर लूंगी उसके बाद। लेकिन प्रियंका जी, जो आपने आईआईटी आईआईएम की बात की, तो 3 इसमें इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बनाया गया है जो कि इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, अयोग्य होंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। उसमें आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए एक्सेट्रा का क्वालिफिकेशन जिनके पास है, वो इसमें एनरोल नहीं होंगे। दूसरा, कोई भी अगर व्यक्ति आपके घर में जो कि असेस होता है इनकम टैक्स में, तब आप नहीं होंगे। और अगर आपके घर में कोई भी एक परिवार का मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी सरकारी मुलाजिम है, तो आप इसके लिए एनरोल नहीं होंगे। तो एक वर्ग बनाने की कोशिश है, जो लोग के पास कम साधन है या कम है, उनके लिए ये किया गया है। सॉरी अंजना जी, मैं बस एक चीज करेक्ट कर दूं, मैंने आपको बस एक उदाहरण दिया था आईआईटी इंजीनियर्स का। आईआईटी छोड़िए, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो भी जॉबलेस हैं। 9.2% मैंने आपको कहा, 9.2% पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए आप आईआईटी इंजीनियर्स को अलग रखिए, आईआईटी इंजीनियर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप इनके लिए रोजगार के माध्यम बनाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम बनाएंगे, जहां वो जॉब क्रिएटर्स बने, वेल्थ क्रिएटर्स बने? आपने उसमें आपने क्या लिया है? आप एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि हमने युवाओं की जो बेरोजगारी है, हमने सबका सोल्यूशन। क्या इन्होंने अग्निवीर पे एक शब्द बोला? ये जो होंगे कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे, जो अग्निवीर इन्होंने आर्मी के लिए की है, वही अग्निवीर आप कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और आप कॉर्पोरेट हाउसेस ये सवाल मनोज तिवारी से मैं पूछूंगी, आप सीधा कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे। ठीक है, मैं ये सीधा उनसे पूछूंगी। राजीव राय जी, एक और सांसद इस बार जो चुनकर आए हैं, राजीव राय जी, आपकी नजर में देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, लॉन्ग स्टैंडिंग मांगे थी इन राज्यों की, ये भी एक सच्चाई है कि इनके बिना सरकार नहीं चलेगी। इन सबको साधते हुए क्या सरकार के इस बजट में कुछ अच्छा आपको दिख रहा है? अंजना जी, धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। ये बजट वही है, बैसाखियाँ बची रहे, सरकार सांसें गिनती रहे, उसके लिए एक निरर्थक प्रयास है। जो सरकार उत्तर प्रदेश देश का 1/5 आबादी जहां यूपी में रहती है, जिसके पास एक शब्द नहीं है, आप बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे तो बना रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी के कॉन्सेप्ट है जिसने शुरू किया था, आप बलिया से 20 किलोमीटर बक्सर नहीं जोड़ सकते। इतनी आपको नफरत हो गई है। डबल इंजन की सरकार, दोनों लोगों के झगड़े में, दिल्ली या लखनऊ के झगड़े में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता क्यों पीछे? कहीं रेलवे पर बात नहीं हुई है। और मैं जो अभी प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं भी कहने वाला था
ये अग्निवीर कारपोरेट में भी आ गया। हमारे नौजवानों को, अरे आप जो 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार में भर्तियां उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनकी नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप 2 करोड़ नौकरी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ रोजगार मिल गया था, नौकरी मिल गया था। स्किल्ड लेबरर का 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और जो लोग बिहार के बारे में खुश हो रहे हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी और मेरे बड़े भाई त्यागी जी को पता होगा, याद है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि 41,000 करोड़ का मिल गया, इतने रोड बन गया, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, चलो 1,15,000 करोड़ दे दिया। क्या हुआ वो 1,15,000 करोड़ के पैकेज का? इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। अगर 1,15,000 करोड़ का पैकेज मिला था तो उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे के बाद 20 साल से सरकार में रहने वाले अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पुलें रोज गिर रही है, पुल गिरने का, एयरपोर्ट गिरने का अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश को ठगने वाले लिख कर रख लीजिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवान, आप हमारे यहाँ ट्रेन हादसे में रिकॉर्ड हो रहा है, पुल गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, एयरपोर्ट गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, और आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी आपकी है? आप किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। आप उन कंपनियों के लिए आपने स्कीम लेकर आई है जो आपके गॉडफादर हैं, जो आपके करते हैं। आप किसानों का आमदनी दुगुनी होने के शब्दों की लफाजी से नहीं पड़ता है। बेरोजगारी मोर्चा संभालेंगे जी, राजीव राय जी मोर्चा संभालेंगे। वो कह रहे हैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में आप भी तो चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, लेकिन यूपी के ही न है। वो कह रहे हैं कि पूरा लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मनोज जी पूरा गड़बड़ कर दिया है मामला आपने यूपी का, सब बस जय बिहार हो गया है। नहीं, देखिए अंजना जी, राजीव भाई जो भी बोल रहे हैं, सही मायने में उनको आज बोलने का अच्छा बिंदु मिल नहीं रहा है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का विकास हो चुका है और ऑलरेडी कई प्लान हैं। जो वो बलिया और बक्सर की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड है, तो उसको बजट में लाने की जरूरत नहीं, वो बस पूरा कर दिया जाएगा। दूसरी बात, देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज अभी फिर से मिलता रहेगा अगले 5 सालों तक, ये भी तो बजट में प्रावधान है। क्या वो उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है? क्या वो उन राज्यों से संबंधित नहीं है जहां से प्रियंका जी आती हैं? और आज प्रियंका जी भी जो बातें करें, प्रियंका जी ने एक लाइन दी कि प्रधानमंत्री सरकार बचाओ, ये आप बजट की तारीफ कर रही हैं क्योंकि अच्छा बजट है। जो हमारे एलाइज हैं वो भी खुश हैं और जो हमारी पार्टी के राज्य हैं वो भी खुश हैं, पूरा देश खुश है। क्या जब हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे 21 से 24 साल को, जो भी आज व्यवस्था की गई है, क्या वो सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के होंगे? ऐसा तो नहीं है। इसलिए पूरी तरह इसका अध्ययन करके ही बात करनी चाहिए। और मैं खुश हूँ, मैं बीच में मुस्कुरा दे रहा था क्योंकि चाहे सुप्रिया श्रीनेश जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राजीव जी हो, ये लोगों को आज कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए इनको लगता है कि ये तो सरकार बचाने वाला है। मैं आपको याद दिलाऊं, पीएम स्वनिधि योजना 10,000 रुपया रेडी पटरी के लोगों को मिलता था, वापस कर दो 20,000, फिर वापस कर दो 50,000, आज वो डबल हो गया। 20,000 लो, वापस करो 40,000, वापस करो 1 लाख। रेडी पटरी से लेके, युवाओं से लेके, और पहले जो वादे किए हैं, आप किसी ने भी ये नहीं कहा, प्रियंका जी या सुप्रिया जी या राजीव भाई, क्या 3 करोड़ घर बनेंगे तो सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश में बनेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बनेंगे, महाराष्ट्र में नहीं बनेंगे? 3 करोड़ नए घर बेघर के लिए आज बजट में प्रावधान हुआ। एक तरफ मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, जो वादा करती है चुनाव में तो बजट में पूरा करने का प्रावधान लाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। आप कर्नाटक में जाइए, सारी सुविधाएं महंगी कर दी गई चुनाव के बाद। आज इस बजट के बाद मुझे लगता है चाहे सोलर पैनल में डिक्रीज हो, चाहे फिर मोबाइल के यूजर्स को डिक्रीज हुआ है 15% तक का, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसको आज मोबाइल, सोना, गहना, कैंसर के ड्रग्स, ये सब सस्ते हुए, कस्टम ड्यूटी कम हुई है। मैं अब लौट रही हूँ मनोज जी,
आज बहुत लोग बहुत खुश इस बात से भी कि सांसद हैं बीजेपी के आप, और बजट वाले दिन आपको फील्डिंग के लिए उतारा गया है। ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। आपका गाना आजकल खूब चल रहा है ना राजा जी वाला। सुप्रिया जी जल्दी जल्दी छोटे छोटे कमेंट सबसे लेते हैं। सुप्रिया जी आपसे शुरू करके फिर आ रहे हैं मनोज जी, आ रहे हैं छोटे छोटे, अब बहुत कम टाइम बचा है, 2-2 लाइन के ही कमेंट सुप्रिया जी हो पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये मुश्किल बजट है डिफेंड करने के लिए, और मनोज भाई पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत विफल हो रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं आज क्यों इनको अगली परीक्षा के लिए उतारा गया, लेकिन कोई बात नहीं। मनोज भाई बस 3 बातों का जवाब दीजिए। रक्षा के बजट में क्यों कटौती कर दी गई? 9.6% से घटा के 9.4% कर दिया गया। कृषि का बजट 3.25 से घटाकर 3.1 कर दिया गया। यही नहीं, आपने स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, आपने शिक्षा का बजट घटा दिया। विकसित भारत हम कैसे बनेंगे? ये 6.5-7% की ग्रोथ से थोड़ी हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत हम तब पढ़ेंगे जब पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत। न पढ़ेगा भारत न आपसे कुछ पूछेगा भारत। रक्षा पर तो आपने 2 लाइन में जल्दी से। मैं तो मनोज जी से एक ही चीज कहूंगी, आप खुशी बनाते रहिए और जनता आपको 240 से 40 तक पहुंचा देगी। जरा सोशल मीडिया पे जाइए, आप ही के समर्थक कितना दुखी हैं, उनका दुख समझिए, जनता का दुख समझिए। बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात समझिए। बस मैं यही कहूंगी, आप खुश हैं? राजीव राय जी जल्दी से 2 लाइन। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, एक ही लाइन आपके लिए। मनोज जी इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? आप हेल्थ के बजट, शिक्षा का बजट, डिफेंस का बजट कम कर दें। 8 लाख। टाइम कम हो गया। अरुण भारती जी 2 लाइन आ रही है। अंजना जी, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण की बहुत जरूरत है, और ऐसे में जो गया में इंडस्ट्रियल नोड बनेगा वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और हम लोग इसी तरह के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बजट में बिहार के लिए आगे भी देखना चाहेंगे। और अभी जो बजट आया है उसके लिए प्रधान दोनों के सवाल लगभग सिमिलर थे तीनों के, कि रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम जो रक्षा के लिए बजट है, शिक्षा के लिए, उसमें गिरावट क्यों? अच्छा, सुप्रिया जी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें राफेल चाहिए था, आप राफेल खरीदने नहीं देते थे। आज हमारे पास राफेल है तो जरूरत भर है, तो फिर और खरीदना है थोड़ी हमें। हमारी जरूरत की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम ला चुके हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा बजट है। तो कोई रक्षा बजट ऐसा होता है जहां हमें जो आवश्यकता है हम ला चुके हैं, उसके बाद भी अगला हमारा स्टेप है, तो प्लीज एक्सेप्ट इट। इसी के साथ आज मुझे लगता है कि अनंत बहस इस पर हो सकती है, लेकिन वक्त इतने की इजाजत देता है।